स्टूडेंट, तो आज आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा। एक्चुअली ये अम्लीय वर्षा होता क्या है और किस वजह से अम्लीय वर्षा बनता है, इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि अम्लीय वर्षा होता क्या है। ठीक है, तो आपकी जो वायुमंडल में संचित कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड वर्षा के दौरान वर्षा जल से क्रिया करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वे वर्षा जल को अम्लीय जल में परिवर्तित कर देते हैं। यही अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या अम्लीय वर्षा कहलाती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के दौरान जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन है, वो क्या करती है, वर्षा जल के साथ अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा बनती है। तथा वर्षा जल के साथ मुख्यतः सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण को अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये हो गया अम्लीय वर्षा किसको कहते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि अम्लीय वर्षा बनता किस कारण से है, उसकी अधिकतम मात्रा किस वजह से होती है, किस वजह से वो अम्लीय वर्षा में, नॉर्मल वर्षा अम्लीय वर्षा में बदल जाती है। तो हम जानते हैं कि जो साधारणतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद्यमान रहती है, यह गैसें बड़ी सरलता से जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 का निर्माण करती। इस कारण वर्षा का जल pH सामान्यतः से कुछ कम 6.5 रहता है, परंतु सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें जो वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में रहती है, वर्षा जल में अवशोषित होकर उसके pH में और कमी कर देती। इस कारण वर्षा का जल अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाता है। किस किस वजह से, आप इस सारे चीज़ों को बुक से देखकर अंडरलाइन करते जाना कि किस किस वजह से वर्षा का जल अम्लीय वर्षा में परिवर्तित होता है। तो जब भी आप मेरा वीडियो, खास करके मेरा वीडियो जब आप देखते हैं स्टडी से रिलेटेड, तो आप बुक को पकड़ के आप वीडियोज़ को देखा करेंगे। तो किस किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से वायुमंडल का क्या हो जाता है, pH मान बदल जाता है, जिसकी वजह से वर्षा अम्लीय वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो अम्लीय वर्षा है, अम्लीय वर्षा के कारण क्या है और उनके जो अक्सर होने वाले जो है वो किस वजह से होते हैं, इनके कारण क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एसिड रेन, उसको देखते हैं। तो पहला इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, जो हम लोगों ने थोड़े देर टॉपिक में पढ़ा है कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड किस कारण से ये अम्लीय वर्षा को होने का कारण है, देखते हैं। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल की बढ़ती अम्लीयता का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जो ताप विद्युत संयंत्रों, तांबा और निकिल के प्रयागलों को मतलब निकलने की वजह से जो जीवाश्म ईंधन जलाने वाले गाँवों तथा शहरी क्षेत्रों से निकलती है। ये गैसें निरंतर वातावरण में ऊपरी पहुंचती रहती है और वातावरण को दूषित करने का मुख्य कारक यही है। कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। और जो एल्यूमिनियम है, जो तांबा है, ये सारे जो उसके ऑक्सीजन है ना, जो हम लोग धरती से निकालते हैं, उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह गैस हवा में उपस्थित नमी से क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। यदि हवा में कुछ मात्रा में अमोनिया गैस उपस्थित होती है, तो कुछ अम्ल इसे क्रिया करके अमोनियम सल्फेट में बदल जाते हैं। वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यह रसायन कणों और वाष्प के रूप में पैदा हो जाता है। जल में मिलने से यह रसायन घुल जाते हैं और वर्षा या बर्फ के रूप में धरती पर गिरने लगते हैं। ये सारे जो अणु हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सारे जो है वर्षा के जल में घुल जाते हैं और बर्फ के समान धरती पे गिरने लग जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी अम्लीयता में वृद्धि करते हैं, जो विद्युत संयंत्रों, ऑटोमोबाइल का धुआं और स्पेस हीटरों से निकलते रहते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का जब ऑक्सीकरण होता है, तब गंधक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। वस्तुतः इन्हीं अम्लों के कारण जल और हिम अम्लीय हो जाते हैं। यही अम्ल वर्षा जल या हिम के पिघलने के साथ धरती पर आकर जैवमंडल को हानि पहुंचाते हैं। कौन कौन से? ये जो ऑटोमोबाइल्स के हैं, विद्युत संयंत्रों के जो धुएं निकलते हैं। ठीक है, जो आप तो सभी जानते होंगे कि जो ऑटोमोबाइल्स के धुएं होते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं हमारे धरती के लिए, हमारे वातावरण के लिए, इवन हमारे मनुष्यों के लिए। सारे गैस जो होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, जो आपके मोटर वाहनों से जो निकलते हैं, वो सारे गैस बहुत जहरीले होते हैं।
जिसका हम लोग अक्सर करके, अभी तो सबको पता होगा कि आजकल के लोगों को पैदल चलना तो पसंद है नहीं, वो लोग सारे लोग मोटरसाइकिलों का यूज़ करते हैं। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोटरसाइकिलों का उपयोग बढ़ेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का, जितनी से ज़्यादा मोटरसाइकिलें बढ़ेंगी तो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का भी चलन उतना ही बढ़ता जाएगा। और हमारा जो अम्लीय वर्षा है, जो अम्लीय वर्षा की वजह से हमको जो हानियाँ होती है वो हानियाँ नहीं रुक पाएंगी। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा आपका ओजोन व अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन। ओजोन व अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन भी वायुमंडल की अम्लीयता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अर्धजलीय हाइड्रोकार्बन प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ओजोन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे वायुमंडल में अम्लीय प्रदूषण होता रहता है। पर्यावरण में यह वर्षा के रूप में ही नहीं वरन कोहरा, बादल एवं हिमपात के रूप में भी गिर सकते हैं। जो उनके अर्धजलीय जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो आपकी कोहरे, पर्यावरण के रूप में, बादलों में, कहीं भी हिमपात के रूप में गिर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके अम्लीय वर्षा के होने के कारण, कि अम्लीय वर्षा के जो कारण है मुख्यतः इन कारणों की वजह से होता है। उसके बाद फिर आपका अम्लीय वर्षा के प्रभाव, जो अम्लीय वर्षा किस किस चीज़ों में कैसे टाइप का प्रभाव करता है, तो दो रूप में प्रभाव करता है, आपका जलीय पारिस्थितिकी पर भी और स्थलीय पारिस्थितिकी पर भी। ऑब्वियसली जब अम्लीय वर्षा हो रहा है तो जलों पे भी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, उसमें भी होगा, और आपका जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र उसमें भी इसका क्या होगा, प्रभाव होगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। ठीक है, जो आपका जलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव है वो उसका होता है झीलों के जल का पीएच मान 5.6 मान जो नीचे जैसे कि तैसे नीचे आता जाता है, उसमें रहने वाली मछलियां कम हो जाती हैं और एक अंततः एकदम विलुप्त हो जाती हैं, क्योंकि अम्ल का मछली की प्रजनन शक्ति और अंडों की जीवन क्षमता पर सीधा प्रभाव होता है। मतलब जो जलीय जो मछली वगैरह जो रहते हैं उनका अम्लीय वर्षा की वजह से उनका प्रजनन क्षमता कम हो जाता है, जिससे अंडे नहीं दे पाते और उनकी जो अंडे होते हैं उनको भी बहुत क्षति पहुंचती है, हानि पहुंचती है। जल में रहने वाले जीवाणु और कवक भी बढ़ी हुई अम्लीयता के कारण पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हरित शैवालों की संख्या भी इस दर से अप्रभावित नहीं रहती है। मतलब जो ग्रीन इफेक्ट, जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो हमारे नदियों के तालाबों के अंदर जो रहते हैं, उसका भी बहुत इफेक्ट होता है अम्लीय वर्षा की वजह से। ठीक है, उसके बाद फिर अम्लीय झीलों में एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जस्ता, कैंडियम, सीसा, लेड और निकिल की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका जल जीवों और वनस्पतियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, उनका प्रजनन करने की क्षमता कम हो जाती है, उन लोगों का जो इकोसिस्टम होता है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से। उसके बाद फिर आपका आता है स्थलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव। जो आपका जो स्थलीय पारिस्थितिकी पर है उसका अम्लीय वर्षा पर क्या उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो जैसे कि जंगलों और फसलों पर अम्ल वर्षा का बिल्कुल सीधा प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा के जमाव से धीरे धीरे पत्तियां पीली पड़ जाती है, उनका रंग बिल्कुल उखड़ जाता है, पत्तियों की पर्णहरित मतलब जो क्लोरोफिल मशीनरी क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वनस्पति अपना भोजन भी नहीं बना पाती। जो पेड़ पौधे रहते हैं, जो उनका हरापन रहता है, वो हरापन अम्लीय वर्षा की वजह से पूरा खत्म हो जाता है और पेड़ पौधे जो हरेपन रहते हैं वो पीलेपन में होते जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण खास करके ये चीज़ होता है पेड़ पौधों में, और पूरी तरीके से जो उनको क्लोरोफिल रहता है जिसकी वजह से वो लोग भोजन बना पाते हैं वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर अम्ल युक्त वर्षा का जल जब धरती से चला जाता है तो मृदा अम्लीय हो जाती है। मिट्टी के अंदर स्थित सूक्ष्म जीवों, जंतुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि को भी अम्ल की विषाक्तता नष्ट कर देती है। उनके जो जहरीलेपन जो रहते हैं अम्लीय वर्षा के, वो क्या कर देती है, इन सारी चीज़ों को नष्ट कर देती है। मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु रहते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जैसे केंचुए हैं और बहुत सारे छोटे छोटे जो जीवाणु रहते हैं, जिसकी वजह से आपका मृदा अच्छा बना रहता है, उसको क्या करती है अम्लीय वर्षा, उसको भी बहुत हानि पहुँचाती है, नष्ट कर देती है, जिनका कि पौधों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगर ये जो है छोटे छोटे जो जीवाणु हैं, जो केंचुए वगैरह हैं, वो अगर आपकी मृदा में नहीं रहते हैं तो आपका अच्छे से खेती नहीं हो पाता है, आपके पेड़ों पर भी उसका पौधों पर भी बहुत योगदान रहता है। अगर वो सारे नहीं रहेंगे तो आपका पेड़ पौधा भी नहीं लगेगा, ना ही आपका जो फ्रूट प्रोडक्ट जो आप लगाते हो, जैसे कि धान है, गेहूँ है, जो भी फूड प्रोडक्ट है, वो भी क्या होंगे, अच्छे से नहीं लग पाएंगे। उसके बाद फिर मिट्टी की ऊपरी सतह के पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर मृदा की गुणवत्ता कम हो जाने से उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। इससे जो कीड़े मकोड़े विषाक्त हो जाते हैं उन्हें खाने वाले पक्षियों का स्वास्थ्य पर भी प्रभाव होता है। मतलब जो मिट्टी पर जो होते हैं पौधे, उनका भी पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, उनकी मृदा की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, उनको जो खाने वाले रहते हैं वो भी विषाक्त हो जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी। ठीक है, उसके बाद फिर अम्ल वर्षा से कलाकृतियाँ, महान स्मारकों और सुंदर भवनों को भी क्षति पहुंचती है। पिछले 200 वर्षों से जो भवन प्राकृतिक कोप से अप्रभावित और सुरक्षित है, पिछले कुछ ही दशकों में उनकी रंगत बदलने लगी है। मतलब जो आपके सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका ताजमहल, ठीक है, वो अम्लीय वर्षा की वजह से उसको इतनी ज़्यादा क्षति पहुंच रही कि उसका जो नेचुरल कलर था, ठीक है, वो धीरे धीरे करके बदल रहा है। अब पहले का ताज देखना और अभी का ताज देखना, अभी के जो ताज में बहुत फ़र्क दिखेगा, क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रही है अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली स्थित लाल किले का सुर्ख रंग भी 2 रेलवे यार्डों से निकले धुएं के कारण फीका पड़ने लगा है। कितने ही अन्य ऐतिहासिक स्मारक और कलात्मक भवन इस जहरीली वर्षा के कुप्रभाव से विनाश की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ऐसे कला स्मारकों में भारत का ताजमहल, यूनान स्थित एक्रोपोलिस की मूर्ति और अमेरिका का लिंकन स्मारक प्रमुख है। मतलब ये सारे जो स्मारक हैं वो अम्लीय वर्षा की वजह से इतनी ज़्यादा उनको क्षति और हानि पहुंच रही है कि हम प्रदूषण को कम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अम्लीय वर्षा जो है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वो प्रदूषण की वजह से हो रहा है। आपका जो अम्लीय वर्षा हो रहा है वो, लेकिन हम लोग क्या करें, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग देखते हैं कि अम्लीय वर्षा के नियंत्रण में हम लोग क्या कर सकते हैं, कि अम्लीय वर्षा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं कि जो वैज्ञानिकों ने कुछ नदियों में चूना डालकर अम्लों का प्रभाव कुछ सीमा तक खत्म करने में सफलता प्राप्त की है। किसान भी अपने खेतों में चूना का छिड़काव कर देते हैं। ऐसे वे तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी खेतों की मिट्टी अधिक अम्लीय हो गई। मतलब जो खेतों में जो हम लोग क्या करते हैं, चूना डाल सकते हैं, हम नदियों में भी चूना डाल सकते हैं, जिससे खेतों और नदियों की अम्लीतापन थोड़ी खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा हम कर सकते हैं कि अम्ल प्रदूषण को अपेक्षाकृत कम गंधक युक्त कोयले का उपयोग करके तथा संयंत्रों में ईंधन के जलाने की प्रक्रिया को समुचित तरीके से नियंत्रित करके काफ़ी कम किया जा सकता है। हम लोग जो प्रदूषण हो, चाहे अपेक्षाकृत जो बहुत गंदा वाला रहता है, उनको क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं जिससे प्रदूषण ना हो। ठीक है, उसके बाद फिर अम्ल प्रदूषण वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा अर्धजलीय हाइड्रोकार्बनों को प्रभावहीन यौगिकों में बदलने के प्रयास भी कर सकते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसको प्रभावहीन यौगिकों में बदल कर क्या कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं एटलीस्ट, जिसकी वजह से वो प्रदूषण जो फैलाते हैं वो कम हो जाए। और जो कुछ चिमनियों में अवक्षेपित भी प्रयोग किए जा रहे हैं, जो गैसों के साथ निकलने वाले पदार्थों को काफ़ी हद तक चिमनी से बाहर निकाल देते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम क्या कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये था आपका एसिड रेन के बारे में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कोई भी डाउट होता है एटलीस्ट पूछिए तो सही। और आप लोग कोई भी वीडियो देख नहीं रहे अच्छे से ज़्यादा मात्रा में आप वीडियो देखिए और इसके बारे में हमको डाउट पूछते रहिए।